लाल बुजक्कड़ और शाही फकीर, ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं। लाल बुजक्कड़ की पत्नी झाड़ू मारकर पति को जगा रही थी। 12 बज गए हैं, अभी तक उठने का होश या नहीं? 12 बजे गए हैं, बच जाने दो। मेरे बाप का क्या जा रहा है? जहाँ तेरा बाप पहुँच गया है वहीं तुझे पहुँचाती हूँ। वो लाल बुजक्कड़ चीखता हुआ भागा। हाय, मार डाला, बचाओ बचाओ। और लाल बुजक्कड़ की पत्नी दरवाजे पर आई। सारे गांव वालों को सुना रहे हो कि मार डाला, बचाओ बचाओ। तुम्हें यह होश नहीं है कि कल वादा किया था कि राज्य में नौकरी ढूंढने जाओगी? घर में कुछ खाने को नहीं रह गया है। और लाल बुजक्कड़ ने दूर से ही पत्नी की हाथ जोड़े। हे भगवान, मुझे क्या माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नौकरी तलाश करने जा रहा हूँ। लाल बुजक्कड़ की प्रार्थना से उसकी पत्नी स्वीकार कर लिया। तुम मेरे लिए रास्ते में खाना बना दो, नौकरी तलाश करके राज्य में जा रहा हूँ। मैं बनिए से सामान उधार ला रही हूँ। और लाल बुजक्कड़ की पत्नी ने खाना बनाकर तैयार की थी और जल्दी ही वापस लौटने तुम्हारा रात को इंतजार करूँगी। मैं कमा कर ही जल्दी लौटूंगा। और कोई मूर्खता भरा कदम ना उठाना जिससे मुसीबत में पड़ जाओ। मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। और लाल बुजक्कड़ झोपड़ी पोटली को कंधे पर रख कर चल दिया। भगवान, किसी राज्य में पहुंचा दो, आराम से नौकरी मिल जाए। और रात बाद दिन की मंजिल तय करता हुआ लाल बुजक्कड़ एक घने जंगल में पहुंचा। लगता है आसपास कोई वो रहा है। और लाल बुजक्कड़ ने ध्यान से रोने की आवाज़ सुनी, और आवाज़ किसी औरत की रोने की है। इस जंगल में रोने का मतलब क्या? वह बहुत दुखी है। मुझे उसके रोने का कारण मालूम करना चाहिए। हो सकता है उसका दुख दूर कर दूं। और रोना अचानक बंद हो गया। लाल बुजक्कड़ के सामने ढूंढने से समस्या उत्पन्न हो गई। यदि रोती रहती तो आसानी से पता लग जाता, लेकिन इस घने जंगल में किस प्रकार पता लगाऊं? और लाल बुजक्कड़ तेज आवाज में पुकारा, कौन है रोने वाला? मदद के लिए आ गया हूँ। और लाल बुजक्कड़ की आवाज़ पर कोई उत्तर नहीं दिया। लगता है मेरी आवाज़ सुनी नहीं, तलाश करता आना चाहिए। और लाल बुजक्कड़ तलाश करता हुआ एक बाड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा। अरे, इस पेड़ के नीचे कोई बेहों सो रहा है, पास चलकर देखना चाहिए। लाल बुजक्कड़ पेड़ के नीचे सोने वाले युवती के निकट पहुंचा। क्या यह युवती रोते सो गई है? यह जागेगी तो तब तो पता नहीं चल सकता। वो लाल बुजक्कड़ दूर बैठकर युवती के जागने के इंतजार करता रहा। जिस प्रकार यह कपड़े और गहने पहने हैं, इससे लगता है यह ऊंचे खानदान की है। और काफी देर बाद युवती ने आंखें अचानक खुल गई। वह बैठकर आश्चर्यचकित लाल बुजक्कड़ देखने लगी। ए सुंदरी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में कैसे आई? अपना पूरा हाल मुझे बताओ। अजनबी आदमी को देखकर युवती घबराई और हिम्मत करके बोली, मैं अपना परिचय दूं? इस जंगल में किस लिए आए हो? लाल बुजक्कड़ दूर ही रहा। उसने युवती को भयभीत होने के महसूस कर लिया था। मेरा नाम लाल बुजक्कड़ है, नौकरी की तलाश में इस जंगल से गुजर रहा था। मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और खोजने लगा। अचानक रोना बंद हो गया और उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा। आपको सोती पाया, जगाने ठीक न समझा, जागने का इंतजार करने लगा। युवती के चेहरे पर भय छाया हट गई। और वह मैं सौदागर हिंदबाद की पत्नी सुरैया हूँ। तुमने मेरा रोना सुना होगा। अचानक रोते रोते मुझे नींद आ गई और बदकिस्मत इस जंगल में आ गई। खुदा की यही मर्जी थी। लाल बुजक्कड़ ने सुरैया को दिलासा दी। सुरैया बहन, तुम्हारी बातों से लगता है तुम को काफ़ी दुखी हो। अपना पूरा हाल मुझसे कहो। इस जंगल में क्यों कर आई और क्यों रो रही थी? सौदागर की पत्नी को तो महल जैसे घर में होना चाहिए था, इस बियानमान जंगल में। लाल बुजक्कड़ ने गोरैया के
नज़दीक आ गया था। किस्मत से जंगल की खाक छानना लिखा है, और तुम जाओ। मुझे पर मेरा हाल पूछने का लिए शुक्रिया, और अब मेरी ज़िंदगी में रोना लिखा है। सुरिया बहन, अपने मन का दुख दूसरे से कह देने से मन हल्का हो जाता है। आप किसी काम आ सकूं। लाल बुजरकर ने सुरैया से जिद की। मेघा किरण काफ़ी लंबा है, सुनने में समय बर्बाद होगा। मेरा पास समय ही समय है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। सुरैया ने दुख सुरैया के साथ जो कुछ हुआ सुनाने लगी। मेरा किस्सा लंबा है, ध्यान देकर सुनो। मैं राजा जयकर ध्वज के राज्य की रहने वाली हूँ। राज्य में मेरी हवेली है। सुरैया एक दिन अनोखा फकीर देखा। यह फकीर गजब का है, इसके अपना कमीज इस बारे में पूछना चाहिए। और आओ बाबूजी। और परवाना कमरे में आ गई। क्या बात है बीबी जी, खिड़की से देखो, कोई पहुंचा हुआ फकीर जा रहा है। और फरजाना ने खिड़की में झांकने लगी। ओह, यह तो दरबान के शाही फकीर सुलेमान है। लगता है बहुत पहुंचा हुआ है। देखो कितने शागिर्द के साथ जहाँ पैर रखते हैं वहीं सोने की तार जैसी कलीन बिछ जाती है। बीबी जी, इसकी कभी धरती पर पैर नहीं रखा। यह चलता है तो सोने की तरीन बिछाते चले जाते हैं। ऐसा पहुँचे हुए फकीर की दुआ मिल जाए तो जिंदगी सवर जाए। बीवी जी, फकीर और उसके शागिर्दों की दावत दे दी जाए। यदि दावत फकीर ने कबूल कर ली तो वह दुआ भी देगा। तुम ठीक कह रही हो परवान। जाकर फकीर को दावत के लिए राजी कराओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी और फकीर के लिए मोतियों का नजराना लाती हूँ। और परवाना ने कनीजों के साथ शाही मोतियों को थाल में सामने पहुंची। आपकी खिदमत मेरी मालकिन ने वह नजराना भेजा है। नजराना कबूल फरमाइए। ये मोती मेरे किस काम की, लेकिन तेरी मालकिन की इच्छा ठुकराऊंगा नहीं, इन्हें जरूरतमंद को दूंगा। और परवाना सहित सभी बंदियों ने पैरों में सिर रख दिया। हमारी मालकिन आपके साथ आपकी शागिर्दों को दावत देनी है। हम लोग किसी के यहाँ नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी मालकिन के दिल रखने के लिए हम दिन के 12 बजे जाएंगे। और मालकिन का नाम बता दें। मेरी मालकिन का नाम हिंद बाद है, सौदागर। किसी से भी पूछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, अपने शागिर्दों के साथ आऊँगा। और मैं अपनी मालकिन की ओर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा सबकी मुराद पूरी करे। और परवान ने सारा हाल अपनी मालकिन को कह सुनाया। फकीर साहब कल 12 बजे अपने शागिर्दों के साथ आएंगे। यह चाबी और सोने चांदी के बर्तन संदूक से निकाल और सारी तैयारियां कर डाल। जी बीवी जी। और फकीर यदि दुआ दे तो खाविंद परदेश जल्दी आ जाएंगे। और अगले दिन निश्चित समय पर फकीर अपने 50 शागिर्दों के साथ सौदागर हिंदबाद की हवेली पर आए। आइए फकीर साहब, आपका हमारे महल में स्वागत है। हम अधिक समय नहीं रुकेंगे सकते, इसलिए जल्दी खाने का इंतजाम करो। और हजूरे अली, सारा इंतजाम हो तैयार है, आइए मेरे साथ। और सुरिया पीछे पीछे, फकीर उसके शागिर्द चलने लगे। यह हवेली बजा सामान की है, राजा सामान है कि लगता है हिंदबाद सौदागर बहुत मालदार है। और सुरैया बड़े हाल में पहुंची। और हाल की में कीमती नायाब चीज़ों को देखकर फकीर ने अपने शागिर्दों को आंखों में विस्मय से पट गई। वाह, क्या शानदार महल है तुम्हारा। महल के साथ साथ नायाब वस्तुओं की सुंदरता चार चांद लगा रही है। यह सब मालिक की मेहरबानी है। और फिर सुरैया अपने कनीजों के साथ हीरे मोती जड़े आसन पर बिठा दिया। और फकीर उसके शागिर्दों
बैठ गए और सोने की थालियों में खाना परोसा गया। हाँ, हम लोग पूरी कोशिश की है किसी प्रकार की गलती न हो, फिर भी यदि कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मालिक आपकी मुराद पूरी करें, अल्लाह के दरबार में यह इल्तिजा है। और फ़कीर ने दो चार गस्से खाए और हाथ रोक दिया। फ़कीर साहब, क्या हम कोई गलती हो गई जिसकी वजह से आपने हाथ रोक दिया? ऐसी कोई बात नहीं है, फ़कीर के लिए खाना थोड़ा होना चाहिए। यदि अधिक खाना लेते तो मालिक की दुआ और बुलंदी में मन नहीं लगेगा। और फ़कीर अपने शागिर्दों को दुआ पड़ी और उसके बाद वापस हुआ। मेरे मन की मुराद पूरी हुई, आपके पास खुद आऊँगी और आपके रहने का स्थान बनवाऊँगी। खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करे और इसके दुश्मनी दौलत हासिल हो, तुम्हें दुगनी दौलत हासिल हो। और फ़कीर सौदागर हिंदबा की हवेली से कुछ दूर पहुंचा और अपने चेलों से संबल बोला, सौदागर हिंदबाद की हवेली बहुत दौलत है, रात को हवेली का ठिकाने लगा दो, रात को इस दौलत को ठिकाने लगा दो। बहुत अच्छा, हम लोग उस हाल में नवाब वस्तुएं उठा लाएंगे। और आधी रात के समय फ़कीर के शागिर्द हवेली में पहुंचे। आओ देख लो, हवेली में रहने वाले सोते हैं या जागते हैं। बहुत अच्छा। और कुछ देर बाद शागिर्द वापस लौटे और दिन के थके होने के कारण नौकर चाकर कनीजे सब बेसुध सोई पड़ी थी। यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। नौकर चाकरों और कनीजों ने दरवाजे की साकल बाहर से लगा दो। और सुरैया हिंदबाद की याद आ रही थी। न जाने प्रदेश में क्या कर रहे होंगे, कहाँ क्या रह रहे होंगे। और अचानक सुरैया चौकी, उसे बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात मेरी हवेली में कौन बातचीत कर रहा है, मुझे निकल कर देखना चाहिए। और सुरैया ने दरवाजे के पास गई और यह दरवाज़ा खुल के नहीं रहा, जरूर बाहर से साकल लगा दी। सुरैया ने मन चिंतित हो उठी। मैं खिड़की से रात से देखती हूँ, शायद कोई दिखाई दे जाए। और सुरैया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तो शाही फकीर के शागिर्द हैं, मेरी हवेली में रात में क्यों आए हैं? और सुरैया ने खिड़की से बाहर झाँकती रही। ओह, शाही फकीर के शागिर्द मेरे घर का माल लूट कर ले जा रहे हैं, जिन्हें फकीर समझते रही वे डाकू हैं। और प्रातः ही नौकरानी जाग गई। उन्होंने अपने दरवाजे बाहर से बंद पाए और खिड़की की राह कूद कर निकले। हम लोग के साथ यह मजाक किसने किया, पता नहीं, मालकिन से पूछ कर चले। और कनीजे सुरैया के पास पहुंची, पूरा हाल क्या सुनाया। फरजाना, तुम यही रुको और सब लोग जाओ। जी अच्छा बीवी जी। और सब लोग चले गए। जाने के बाद सुरैया फरमाना के सामने पहुंची। फरमाना, तुमने दरवाजे के शाही फकीर के शागिर्द बंद किए थे और फकीर ने डाकू है और रात को हमारा माल और अरब साहब ले गए। यह क्या कह रही हैं आप? इस तरह तो कोई विश्वास नहीं करेगा। फरजाना, तुम मेरे विश्वास करो, मुझसे जो चाहे सौगंध को लो। बीवी जी, तुम्हें बात पर पूरा विश्वास है। और सुरैया उसे लेकर हाल में पहुंची। देखो फरमाना, सारी अलमारी खाली पड़ी है, सारी नया वस्तु गायब है। ओह, ये तो बड़ा गजब हो गया। और फरमाना, यह सारा माल चला गया है। अब सौदागर साहब आकर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इस बारे में राजा साहब से शिकायत करनी चाहिए, वे कुछ कर सकते हैं। लाल बुजक्कड़ सुरैया से पूछा, तुमने राजा साहब से शिकायत की? हाँ की थी, उसी की वजह से मुझे इस हाल में पहुंची हूँ। मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं जो भी समस्या है वह तुम्हारी सहायता कर सकूं। मैं राजा मकर ध्वज के दरबार में पहुंची। राजा को सूचना मिली सौदागर हिंद बाद की बीवी अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है, चौबदार सम्मान के साथ लिया जाए, जो आज्ञा। और जब राज दरबार खाली हो गया तो मैं राज दरबार में राजा और मंत्री के अलावा कोई नहीं था। सौदागर की पत्नी अपना कोई खास किस्सा कह सुनाया।
यह क्या बेवकूफ़ औरत, तूने उस पहुँचे हुए फ़कीर के शान में इतनी गुस्ताखी की। मैं तुम्हारी गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। महाराज, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और जो हकीकत है मैंने बताई थी। और राजा उसे ज़ोर से ताली बजाई और द्वार पर खड़े पहरेदार दौड़ के आए। क्या कोई है? हाँ महाराज, आए महाराज। पहरेदार राजा के सामने पहुँचे। देखो, इसको ले जाओ, जल्लाद के हवाले कर दो और सिपाहियों को भेजकर इसकी हवेली में जितनी भी दौलत है वह गरीबों में बांट दो। ये बहुत अच्छा महाराज। और महारानी महामंत्री पहरेदार के हाथ के इशारे रोकने का संकेत किया। महाराज, यह अन्याय है। कैसा अन्याय? मंत्री जी राजा को समझाया। महाराज, गलती तो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों से भी हो जाती है, फिर भी यह तो सौदागर की बीवी है। जब सौदागर वापस आएगा तो अपनी बीवी के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? तुम ठीक कहते हो। बताओ क्या सज़ा दूँ? आप इसे देश निकालने की सज़ा दे दो। इसके लिए यही बड़ी सज़ा होगी। ठीक है, मैं यही सज़ा दे रहा हूँ। वो सुरैया तेज से रोने लगी। सच बता, रो मत बहन, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। आप मुझे सारा हाल आश्वास सब कुछ वापस दिलवाने की कोशिश करूँगा। यदि तुमने मेरी मदद करी तो मैं तुम्हें मुँह मांगी दौलत दूंगी। मैं दौलत पाने की लालच में तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारे से सही न्याय दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा नाम सुना है और आज मिलकर बहुत खुश हुआ। आप सभी दुखी लोगों के सच्चे हमदर्द हैं। वो लाल बुजकड़ सुरैया को चेतावना दी। तुम इंतजार करना, मैं सिर ही वापस लौटूंगा। बहुत अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। वो लाल बुजकड़ राजमहल पहुंचा। क्या बात है, तुम किस लिए राजा से मिलना चाहते हो? मेरा नाम लाल बुजकड़ है, मैं नौकरी के लिए बहुत दूर से आया हूँ। और राजा ने दरबार में बुला लिया और दरबार लगा हुआ था। सभी ओहदेदार मंत्री अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। महाराज की जय हो। मैं लाल बुजकड़ कहते हैं और लालपुर से आया हूँ। आपकी खिदमत करना खुश करना चाहता हूँ। लाल बुजकड़, तुम क्या काम कर सकते हो? लाल बुजकड़ काफ़ी सोता रहा, फिर महाराज को क्या काम बताएं? बोलो लाल बुजकड़, क्या तुम कर सकते हो? महाराज, मैं वो काम कर सकता हूँ जिसे कोई न कर सकता हो। सभी मंत्री लाल बुजकड़ को प्रभावित हुए। वाह लाल बुजकड़, तुम्हारे जैसे हमारे दरबार में कोई नहीं है। तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लाल बुजकड़ अपनी नौकरी की सूचना देने सुरैया के पास गया। बहन, मुझे राज दरबार में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत अच्छा हुआ राजा, कोई ऐसी तरकीब सुझाओ जो शाही फकीर को सबक मिल जाए। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई ऐसा रास्ता खोज लूँगा। मैं आपको एक बहुत राज की बात बताना चाहती हूँ। बहन, मुझे बेफिक्र रहो, जो कुछ बताना है बता दो। मैं अपने सपन के विषय में बताना चाहती हूँ। कैसा सपन? मैं आज रात पेड़ के ऊपर सो रही थी तो मैंने सपन में एक फ़कीर को आकर देखा। वह बड़ा चिंता कर रहा था। इस पेड़ की जड़ खोद कर मुझे दौलत मिलेगी। और तुम्हें पेड़ की जड़ खोद कर देखा? मैं अकेली कैसे पेड़ को खोद सकती थी? मेरे पास तो कोई औजार भी नहीं है। बहन, तुम मेरा इंतज़ार करना। सांझ को आऊँगा और साथ में खुदाई करेंगे। हथियार ले आऊँगा और सपन सच्चा भी हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और अगले रोज़ वह लाल बुजकड़ हथियार और रोशन का प्रबंध करके आया। बहन, मैं खुदाई करने के लिए मट्टी बाहर निकाल लाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। और आधी रात को काफ़ी बड़ा गड्ढा खोद गया। एक बड़ा पीतल का हांडा चमकने लगा। सुरैया बहन, देखो, तुम्हारा सपना सच साबित हुआ। राजा ने तुम्हें दौलत छीन ली, लेकिन मालिक ने तुम्हें उससे ज़्यादा दौलत दे दी। तुम्हारी जगह यह यदि कोई और व्यक्ति होता तो मेरी तो वह बेईमान बन जाता। लाल बुजक्कड़ ने हीरे जवाहरों से भरा हांडा बाहर निकाला। इस हांडे को जंगल में हिफाजत से कहीं नहीं रख सकती।
और राज्य में राजा का हुक्म बगैर नहीं जा सकती। बहन, तुम्हारे लिए मैं यहीं पर एक महल बनवा दूंगा। तुम महल और रह भी इसी जंगल में कैसी बात कर महल बनेगा, यहाँ कैसे से महल बनेगा। प्रातः मजदूरों को ले आऊँगा जिसके पास पैसा, जिससे उन्हें पैसा मिलेगा और वे काम करेंगे। लाल बुजक्कड़ ने दोपहर तक मजदूरों को मिस्त्री को ले आया और वह जगह दिखाई। इस जगह पर एक शानदार महल बनाना है, जितना जल्दी हो सके रात दिन काम। मजदूरों को मजदूरी दुगनी मिलेगी। मजदूर दुगनी मिलेगी तो हम बहुत जल्दी महल बनाकर तैयार करेंगे देंगे। और फिर राजा मंत्री लाल बुजक्कड़ को शाम को बगीचे में हवाखोरी कर रहे थे। अचानक एक झाड़ी के भीतर से काला सांप निकला और राजा के सामने फन फैला कर खड़ा हो गया। महाराज, सांप बचिए। महाराज, घबराइए नहीं, मैं सांप को ठिकाने लगा देता हूँ। और लाल बुजक्कड़ ने अपना जूता उतार कर सांप की गर्दन पर मारा। उसकी गर्दन दूर जाकर पड़ी और राजा मंत्री आश्चर्यचकित रह गए। लाल बुजक्कड़, तुमने तो मेरी जान बचाई है, अपनी बहादुरी और शानदार परिचय दिया है। हम तुम्हें मुंह मांगी इनाम देने के चाहते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? महाराज, आप अपने वचन तो याद रखिए कि आप फिर कभी मांगूंगा। राजा खुश होकर बोले, तुम जब चाहे कुछ भी मांग लेना। जी अच्छा महाराज। और लाल बुजक्कड़ मन में सोचने लगा किस प्रकार फकीर से बदला लिया जाए। वाह, यह तरकीब मेरे दिमाग में आई। जवाब नहीं तरकीब का। और महाराज उस सुनसान जंगल में आलीशान महल को तैयार हुआ। और सुरैया बहन, तुम्हें पसंद आया महल? पसंद की बात करते हो, बेहद पसंद आया। हमारे पहले वाले महल से कई गुना शानदार महल है। और लाल बुजक्कड़ अपनी शानदार योजना सुनाई। वाह, क्या योजना है! शानदार, बेशर्ते महाराज मान ले। सुरैया बहन, तुम्हें याद होगा कि एक बार राजा की जान सांप से बचाई थी। आप उस वचन के जरिए इस योजना को पूरा करेंगे? हाँ बहन। और लाल बुजक्कड़ शाही फकीर के पास पहुंचा। ए फकीर शहंशाह, लाल बुजक्कड़ सलाद कबूल फरमाए। मालिक की दुआ तुम पर बनी रही। और लाल बुजक्कड़ ने हीरे जवाहरात की थाली पेश की। यह तोहफा कबूल फरमाए। इस तोहफे को मुझे क्या काम, फिर भी किसी मैं कबूल कर लेता हूँ। दुनिया में बहुत ज़रूरतमंद है, उन्हें लोगों में बांट दूंगा। और मेरी एक इल्ता है, वह भी बोलो। यदि हमारे संभव हुआ तो हम मान लेंगे। कल अपने महल में आप अपने शागिर्दों को दावत देना चाहता हूँ, इनकार मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। वाह, तुम्हारा महल कहाँ है? पास ही के जंगल में, अभी हाल में ही बनाया है। अच्छा, मैंने कई लोगों द्वारा सुना था आपने किसी नौकर को भेज देना बुलाने के लिए। दरअसल 12 बजे आपके नौकर को भेज दूंगा। आप तैयार रहे, हम लोग तैयार रहेंगे। और लाल बुजक्कड़ महाराज के पास पहुंचा। महाराज, आपके अपना दिया वादा याद है? हाँ, अच्छी तरह याद है। तो कल एक चोर को पकड़ने के लिए आपने कुछ सिपाही की मदद चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम चोर पकड़ने के लिए हमारे राज्य के उपकार करोगे। इसमें तो तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। महाराज, आपके सिपाही जिस चोर को पकड़ेंगे उसे सारी जनता के सामने सज़ा देने का वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ, प्रजा के सामने सज़ा दी जाएगी। और शाही फकीर अपने शागिर्दों के साथ लाल बुजक्कड़ के साथ चल पड़ दिया। और लाल बुजक्कड़ पूरे महल में शाही फकीर शागिर्दों को देखकर बहुत तारीफ की। हीरे मोतियों के थाल अलमारी में सजा रखे थे। मालिक, तुम्हारी इतनी दौलत और अधिक दौलत के ख्वाहिशमंद रहे।
आपकी दुआ है मालिक, ज़रूर पूरी करेंगे। और फ़कीर ने शागिर्दों ने खाने बैठ गए। इतनी दौलत मैंने किसी के पास नहीं देखी, ये दौलत मेरे पास आ जाई। और फ़कीर और उसके शागिर्द खाना समाप्त किया। अब हमें वापस जाना चाहिए मालिक, आप हम हमें इंसान की नज़र रखते हैं। आपके जाने का शुक्रिया, आने का शुक्रिया। और लाल बुजुर्ग ने सुरैया के पास आया। फ़कीर फ़कीर वापस चला गया। आज की रात वह फ़कीर अपना चेलों के साथ माल लूटने के लिए ज़रूर आएगा। यदि फ़कीर ये नहीं आया तो लोगों की सारी मेहनत और खर्च की गई दौलत बेकार चली जाएगी। मुझे दौलत की परवाह नहीं है, बस धोखेबाज की कलई खोलना चाहती हूँ। आधी रात को शाही फ़कीर अपने शागिर्दों के साथ सुरैया के नए महल में पहुंचा। जहाँ यह जंगल में दूर तक तो कोई नहीं है। महल में रहने वाले गहरी नींद सो गए होंगे। हमें महल को खाली कर देना चाहिए, अभी खाली हो जाता है। और शाही फ़कीर ने शागिर्द पूरा माल गठड़ी में बांध कर बाहर आ गए। जल्दी निकलो, अभी लोग गहरी नींद सोए हुए हैं, और जल्दी गठड़ी उठाओ। और लाल बुजक्कड़ पहले ही से महल में पेड़ों के पीछे सैनिकों को छुपा रखा था, मगर मगर वे तनात के साथ सभी लोगों के साथ पेड़ से पीछे से बाहर निकले और चारों ओर से घेर लिया। खबरदार, यदि कोई अपने शतान से हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेंगे। ओह उस्ताद, अब क्या होगा? लगता है फंस गए। ओह, यह तो बुरा हुआ। और फ़कीर जल्दी सोच, अपनी जान फिलहाल बचानी चाहिए, भागो। और सभी सिपाही अपनी तलवार खींच ली, अपनी मौत के गए। पकड़ो, बचकर न जाने पाए। और फ़कीर को चारों ओर अपने और गिरा देखा। अपने शागिर्दों पर हमला करने के लिए कहा। ख़त्म कर दो इन सिपाहियों को। फ़कीर के हुक्म मिलते ही शागिर्द अपने अपने हथियार निकाल लिए। और सिपाहियों की संख्या चौगुनी थी और भयंकर मार काट मची, लेकिन शागिर्द बुरी तरह घायल कर दिए। ओ बचाओ, भागो। और शागिर्द जंगल में भागने में कामयाब हो गए। बाकी सब पकड़ लिए गए। और कोतवाल साहब, मुझे छोड़ दो, मैं इतनी दौलत दूंगा तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। सुबह देना सिपाहियों सुबह देना सिपाहियों, सबको बांध दो। और सभी चारों ओर बांध कर कोतवाल डंडे मारता हुआ ले गया। चलो जल्दी चलो, देर की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। और दरबार में शाही फ़कीर और इसके शागिर्दों को बंदे देख दरबार में पेश किया गया। महाराज, आपके राज्य में मेरा घोर अपमान हुआ है। चोर समझकर मुझे दरबार में पेश किया गया। अब आपके राज्य में नहीं रहूँगा। कोतवाल, यह तुमने क्या पकड़ ली है? जानते नहीं हमारे शाही फ़कीर हैं, कहीं तुमसे दिमाग खराब तो नहीं? गुस्ताखी माफ़ हो सर, जान की खैर चाहता हूँ। इसने और इसके शागिर्दों ने चोरी करते पकड़ा है। लाल बुजुर्ग दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। कोतवाल का दिमाग खराब नहीं हुआ, यह फ़कीर नहीं पक्का चोर है। चोरी करने के बाद यह लोगों भागने की कोशिश की और भागने नहीं पाए। सैनिकों ने मुकाबला किया। क्या फ़कीर आपके पास शस्त्र रखते हैं? महाराज, दाल में कुछ काला नजर आया। और लाल बुजुर्ग, हम लोग पूरी बात नहीं समझे सके, इसलिए पूरी बात बताओ कि तुम चोर को पकड़ने के लिए पहले से सिपाही ले गए थे। ठीक है, मैं शुरू से सारा किस्सा बयान करता हूँ। और लाल बुजुर्ग ने शुरू से अंत तक किस्सा कह सुनाया। पूरी बात सुनकर सभी दरबारी सन्नाटे में आ गए। महाराज, आपको अपना वचन याद है? सुलेमान, सुलेमान, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर और तेरे शागिर्द खर्च पूरा ख्याल रखता था। और तूने पहले भी चोरी
की, और अब भी एक साथ सैकड़ों लोग झूठ नहीं बोल सकते। मेरे सैनिक ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, बोल अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है। शाही फकीर का सिर झुका लिया और सामने बचाव का कोई रास्ता न था। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। कोतवाल, इसने ठिकाने पर जितनी दौलत है, हिंद बाद की बीबी को ला कर दे दो और इसको ठीक चौराहे पर ले जाकर सजा दो, ताकि तमाम प्रजा और अपराध करने का साहस न करे। बहुत अच्छा महाराज, अपने जो वचन निभाया, आपका शुक्रगुजार हूँ। और फकीर और चेलों को चौराहे पर ले जाकर चौराहे पर हाथ काटने के बाद आंखें निकालने की सज़ा दी गई। और फकीर को डाकू है, इसे मारो। लाल बुजक्कड़ जिंदाबाद। सुरैया को अपनी नूटी की दौलत मिल गई और उसे राज्य में रहने की इजाज़त भी मिल गई। मुझे दोबारा मान सम्मान आपकी ही वजह से मिला है। आप चाहें तो जितनी दौलत ले लो, मैंने दौलत का लालची नहीं हुआ। तुम्हारी दौलत लेने हेतु तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि दुखी समझ कर की है, इसलिए मैं कुछ नहीं लूँगा। और काफ़ी दिन बाद लाल बुजक्कड़ छुट्टी लेने महाराज के पास पहुंचा। महामंत्री जी, लाल बुजक्कड़ को 1000 अश्व रुपया इनाम दे, जल्दी वापस लौटना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महाराज। लाल बुजक्कड़ और असली पति एक दो ऐसी शकल के आदमी एक साथ एक सुंदर सी रानी के महल में सामने पहुंचे। हम राजा के मिलना चाहते हैं, न्याय करना है। ठीक है, मैं राजा को दरबार में सूचना दे देता हूँ। और राजा चंद्रसेन के दरबार में फरियादी पहुँचे और दरबारी एक जैसे दो व्यक्ति देखकर चौंके। फरियादियों, आप लोग अपना पूरा हाल कह सुनाइए, आपको पूरा न्याय मिलेगा। महाराज, हम आपका बहुत नाम सुना है, हम लोगों ने दरबार में आए हैं। मेरी शक्ल का जो दूसरा आदमी है वह धोखेबाज है। महाराज, यह खुद धोखेबाज है, न जाने किस प्रकार सामने मेरे जैसा चेहरा बना लिया है और मेरी पत्नी को अपना अधिकार जमा रहा है। क्या आप इंसाफ कीजिए। तू झूठ बोल रहा है, यह मेरी पत्नी है। तू बेरुपया है, तू खुद बेरुपया है। मेरी पत्नी उसकी पत्नी बनाता है। वो दोनों रात दरबार में आपस में झगड़ने लगे। तुम लोग शांत हो जाओ, मैं जिस व्यक्ति से पूछूं वही बोले। और राजा ने युक्ति से पूछा, तुम दोनों के बारे में क्या कहती हो। महाराज, मैं खुद नहीं पहचान पा रही मेरा पति कौन सा है। और राजा ने मंत्री से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि दोनों में से असली कौन है। महाराज, मेरी अब तक की ज़िंदगी में ऐसा मुकदमा कभी नहीं आया। मेरी अकल तो काम ही नहीं कर रही। ठीक है। उसी समय दरबार में लाल बुजक्कड़ हाजिर हुआ और महाराज सलाम करने की कुर्सी पर बैठने गई। लाल बुजक्कड़, तुम भी अच्छे मौके पर आए हो। ये दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, मैं इसका असली पति हूँ। महाराज, मुझे पूरा हाल संक्षिप्त करके दिया जाए। और लाल बुजक्कड़ ने राजा की इजाज़त ली, एक पुरुष के पास पहुँचा। तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। ठीक है, मैं शुरू से अपना हाल बताता हूँ। और मैं बंग देश का राजकुमार हूँ और एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुँचा और एक हिरण का पीछा करता हुआ घोड़े पर मेरे पिताजी के साथ छूट गया। और जब होश आया तो मैं अपने आप को बियाबान जंगल में पाया और रास्ता खोजते हुए मैंने चमन को देखा और पहुंचा। राजा चमन सेन ने मुझे अपना परिचय दिया और बेहद खुश हुए और अपनी बेटी कंचनलता का विवाह मेरे साथ कर दिया। और लाल बुजक्कड़ ने राजकुमार को खामोश होने का संकेत किया। अब दूसरे राजकुमार से पूछेंगे, तुम बताओ क्या हुआ। बहुत अच्छा, आपने पूरी बात बताता हूँ। इसने
न जाने कैसे बेहतरीन मेरी कहानी मालूम कर ली। बिल्कुल यही कहानी है। आगे मैं बताता हूँ। कुछ दिन तक मैं चमन देश में रहा और फिर मैंने अपने माँ बाप की याद आई और मैं कंचनलता से कहा कुछ दिनों के लिए हो गए हैं, मैं अपने देश चलना चाहता हूँ। और मसूबा चमन सिंह को बताया और खुश हुई और तैयारी कर दी। बहुत सा माल और आसमान दिया, साथ ही नौकर चाकर और माल आसमान सब थे और चल पड़े। रास्ते में तूफान आ गया और उस तूफान में सब कुछ खत्म हो गया। बस मैं और कंचनलता ही बचे। हम लोग रात को सो गए और सुबह जब मेरी आँख खुली तो जिस स्थान पर सोया था उस स्थान पर काफ़ी दूर से दूर पड़ा था और कंचनलता भी गायब थी। दूर तक रेत ही रेत था। रेत पर पैरों के ताज़े निशान बने हुए थे। मैंने निशानों का पीछा करता मैंने देखा मेरी रानी रानी साथ में कोई दूसरा आदमी है। जब मैंने आवाज़ दी तो कंचनलता मुड़कर देखा, साथ मेरी आवाज़ पहचान ली और इस आदमी को कंचनलता के साथ ले जाना चाहा। यही नहीं, और मैं दौड़ता हुआ इनके पास पहुंचा और सारी अब मैं इसका असली पति हूँ। तुम बताओ कंचनलता, क्या इन दोनों में से जो कुछ कह रहे हैं वे सच है? हाँ लाल बुजक्कड़ जी, दोनों की सभी बातें एक सी हैं। बताते हैं, मैं हैरान हूँ कि किसे अपना पति समझूं। और लाल बुजक्कड़ पूरी कहानी मालूम हो गई। समझ में नहीं आता किन में से असली पति पति समझूं, पर पत्नी ही नहीं पहचान सकी तो मैं किस प्रकार पहचान सकता हूँ? और लाल बुजक्कड़ ने, तुम असली पति साबित करना चाहते हो? महाराज, मैं सारी बातें को बारीकी से सोच रहा हूँ। लाल बुजक्कड़, ये तो बहुत दूर से हमारे राज्य में न्याय के लिए आए हैं। यदि सही न्याय न मिला तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा रहा हूँ महाराज। इसलिए ज़रूरी है कोई नकली दो एक पति जैसे नहीं हो सकते। जुड़वा भाई हो सकते हैं, जुड़वा बहनें हो सकती हैं, लेकिन पति के चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते। इसमें कोई बड़ा राज हो सकता है। इंसान के बस की बात हो तो अपना चेहरा बदल नहीं सकता। इसमें ओह हकीकत दिमाग में आई है। महाराज, मैं एक बड़ा कड़ाव मंगाइए, साथ में तेल भी। आखिर क्या करना चाहते हो तुम? महाराज, अभी कुछ मत पूछिए, बस देखते जा रहिए। और लाल बुजक्कड़ ने कड़ाह के तेल में चूल्हे पर चढ़वा दिया और तेल खोलने लगा। और यह तेल खोल रहा है जब तक तुम दोनों अपनी अपनी रानी जब तक तुम अपनी अपनी रानी चाहिए तेल का कड़ाव में कूद कर स्नान करो। जो जीवित बाहर निकलेगा वही कंचन को सौंप दिया जाएगा। ओह कंचना, अब मुझे कैसे मिलेगी? जलते हुए कड़ाहों में कूदते ही मैं अपनी जान खो खोता हूँ और कूदता हूँ। नहीं कूदता तो कंचना हाथ से निकल जाएगी। और लाल बुजक्कड़ जी, आपने वादे से मुकर मत जाना। मैं अभी तेल के कड़ाव में कूद जाता हूँ। और ने एक राजकुमार रोने लगा और दूसरा राजकुमार अपने कपड़े उतार लिया। कहीं यह मर गया तो क्या हुआ? और दूसरे राजकुमार ने खोलते हुए कड़ाव में छलांग लगा दी और खोलते तेल में कूदने वाला राजकुमार सकुशल बाहर निकला। लाल बुजक्कड़ जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। मुझे कंचन लता सौंप दी जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सिपाहियों, राजकुमार ने बहुत बहादुरी से काम किया है, इसे स्वागत करने के लिए आगे बढ़ो। और उपस्थित सिपाही राजकुमार के पास पहुंचे। पकड़ लो इसे, बचकर नहीं जाना पाए। यह क्या कर रहे हो मेरे साथ? नाइंसाफी। दूसरे राजकुमार बस न चला दूसरे राजकुमार का बस न चला। सभी सैनिकों ने लाल बुजक्कड़ की आदेश का पालन किया।
महाराज, इन इंसान नहीं प्रेत है। प्रेत के लिए शक्ल बदलना और खोलते कड़ाव में कूद जाना। महाराज, यह इंसान नहीं प्रेत है। प्रेत के लिए शक्ल बदलना और खोलते कड़ाव में कूद कर जीवित बाहर निकलना आना अनेक असंभव काम कर डाला। इसके लिए स्पष्ट संभवत है इसे इसकी चोटी काट दी दो और अपन तभी यह किसी को परेशान नहीं करेगा। और लाल बुजक्कड़ ने अकलबंदी से राजा वेद प्रसन्न हुए। लाल बुजक्कड़, आज तुम मेरी नाक रख ली। महाराज, कृपा सौभाग्य से इसी प्रकार मुझ पर बनी रहे। और लाल बुजक्कड़ कंचन ने असली पति को सौंप दी। लाल बुजक्कड़ जी, आपने हमारे राज्य में आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम लोग सुखी रहो, मेरी यही कामना है। समाप्त दोस्तों।